प्रणव मिश्र, राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत आज हम इकाई 18 और इकाई 19 का अध्ययन करेंगे। इकाई 18 में जिस कविता का हम वाचन और उसकी व्याख्या करेंगे वो कविता है झांसी की रानी। इस कविता की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ। विवाह के उपरांत ये पिता का घर छोड़ करके जबलपुर आ गई और स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राष्ट्रीय काव्य धारा की एक अच्छी रचनाकार है। 1857 के संग्राम में इन्होंने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से लोहा लेने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की रणगाथा को आधार बनाकर एक लंबी कविता लिखी। इनके अन्य कविता संग्रह हैं मुकुल, त्रिधारा। इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखा। इन्होंने बाल साहित्य, उस पर भी इनका लेखन हुआ। अब हम आज इनकी चयनित कविता की व्याख्या और उस पर चर्चा करेंगे। बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता त्रिधारा में संकलित है और ये उनकी सर्वश्रेष्ठ कविता है। इस कविता में कवयित्री ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य का उल्लेख किया है। उस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने अपने युद्ध कौशल और साहस का परिचय देकर बड़े बड़े योद्धाओं को हैरान कर दिया। उनकी वीरता और पराक्रम से उनके दुश्मन भी प्रभावित थे। इस कविता में बताया गया है कि बाल्यावस्था में उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और निशानेबाजी का शौक था। इस कविता में झांसी के युद्ध का इतिहास भी बड़े ही काव्यात्मक ढंग से गुथा हुआ है। झांसी की रानी के बचपन का नाम मनु था और उनके मुंह बोले भाई नाना उन्हें छबीली कहते थे। छोटी उम्र में वो युद्ध विद्या में पारंगत हो गई। अपने पति की असमय मृत्यु के बाद उन्होंने एक कुशल शासक की तरह झांसी का राजपाट संभाला और अंतिम सांस तक अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से अत्यंत वीरता से लड़ती रही और अपने पराक्रम की प्रशंसा उनके शत्रु भी करते थे उनके पराक्रम की। प्रथम पद में लेखिका ने बताया है कि 1857 के समय भारत के सभी राजवंशों में अंग्रेजों को भारत से दूर भगाने की जागरूकता आने लगी थी। इस तरह से कहें तो बूढ़ा भारत फिर से एक नई जवानी, एक नया जोश उसने भर दिया। 1857 के संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के साहस को देखकर हर भारतवासी जोश से भर उठा। अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पूरे देश के मन में पैदा होने लगी। लक्ष्मीबाई की तलवार का जौहर देखकर सबके मन में आज़ादी की कीमत समझ में आने लगी। इस पद में बताया गया है कि बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर कानपुर के नाना साहब ने उन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। नाना साहब उन्हें युद्ध कला भी सिखाया करते थे। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही गुड्डे गुड़ियों के खेल से कोई प्रेम नहीं था। उन्हें तीर, तलवार, बर्छी चलाना सीखने में मजा आता था। कवयित्री बताती है कि लक्ष्मीबाई बचपन से ही मानो वीरता की अवतार थी। व्यूह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई के अभ्यास के दौरान दुर्ग तोड़ने जैसे युद्ध विषयक खेलों में वो सिद्ध थी। मराठा कुल की
बेटी होने के कारण वे मराठों की कुल देवी भवानी की भक्त थी। धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि थी। इस पद में रानी लक्ष्मीबाई के विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। लेखिका ने इसे बड़े सुंदर ढंग से वीरता के साथ वैभव की सगाई कहा है। लक्ष्मीबाई और गंगाधर की जोड़ी की तुलना शिव और पार्वती और अर्जुन और चित्रा की जोड़ी से करने का प्रयास किया है। दूसरा पद जो है, इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के जीवन के दुर्भाग्य का वर्णन किया है कि वो विवाहित होकर जैसे आई, इसके बाद राजमहल में चारों तरफ खुशी आ गई, लेकिन ये खुशी लंबे समय तक नहीं टिकी। उनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई और पति की मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी रहने लगी और निसंतान रह जाने से उनका दुख और विशाल रहा था। पति की मृत्यु के बाद वे अकेली रह गई और राज्य के कार्यभार का दायित्व उनके कंधों पर आ गया। इस पद में बताया गया है कि राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेज शासक लॉर्ड डलहौजी को जब ये जानकारी हुई कि राजा निसंतान थे, तो उन्होंने झांसी पर राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया और सेना को भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा लगा दिया और झांसी को लावारिस समझकर खुद को उसका शासक होने की घोषणा कर दी। इस पद में ये बताया गया है कि अंग्रेज कितना स्वार्थी थे और वो व्यापारी बनकर इस देश में आए और पहले तो उन्होंने यहाँ के राजा महाराजाओं से सहायता मांगी और फिर इसके बाद उन लोगों ने रंग बदलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जैसे वो ताकतवर हुए तो उनका केवल एक उद्देश्य हुआ कि यहाँ के राज्यों पर कब्जा करना, और इसके लिए वो जिस प्रकार के हथकंडे हैं उनको उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने इस क्रम में दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध इत्यादि जो भी क्षेत्र थे उन पर बेईमानी से अपना अधिकार जमा लिया और निर्लज्ज अंग्रेजों की क्रूरता का वर्णन है कि अंग्रेज राज्यों पर कब्जा करके राजाओं और नवाबों की हत्या कर देते थे और उनकी रानियां बेजार रोती रहती थी। वो इतने निर्दयी कि उनके गहनों को कलकत्ता के बाजारों में खुलेआम बेच देते और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते, चाहे लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता, नागपुर की रानियां, उन सब के साथ उनका व्यवहार अत्यंत क्रूर और निर्लज्ज था। कवयित्री ने इस पद में कहा है कि वीर, अमीर और गरीब सब अंग्रेजों के अत्याचार और अपमान से पीड़ित थे, लेकिन वीरों के मन में देश के लिए अभिमान भरा था। युद्ध की तैयारी कर रहे नाना के साथ मिलकर बहन लक्ष्मीबाई रणचंडी की तरह युद्ध के मैदान में उतर आई। देश में आज़ादी की बुझी हुई ज्वाला फिर से जल चुकी थी। सबके मन में विद्रोह की चिंगारी लटक रही थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में ये बताया है कि विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य में सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो या लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना के राजाओं ने भी पूरा साथ दिया। साथ ही जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस पद में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नाना धोड़ूपंथ, तातिया, चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी,
ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए और इतिहास के अमर पन्नों पर उनका नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा गया। लेखिका ये बताती है कि युद्ध के मैदान का वर्णन, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के बीच में एक बहादुर मर्द की तरह अंग्रेजों की सेना का मुकाबला कर रहे हैं। अंग्रेजों का लेफ्टिनेंट वाकर से उनका घमासान युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में वाकर लक्ष्मीबाई के तलवारों के आगे टिक नहीं पाता है और रानी लक्ष्मीबाई के रण कौशल को देखकर वो हैरान रह गया। इस पद में झांसी की रानी की वीरता का अदम्य वर्णन है। कवयित्री ने बताया है कि 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई रानी यमुना तट तक ले आई और अंग्रेज वहां रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली, अर्थात वो मर गया। किंतु इसके बाद भी उन्होंने ग्वालियर पर अपना अधिकार जमाया। जहाँ के राजा सिंधिया थे, उन्होंने अंग्रेजों के डर से उनसे मित्रता कर ली और अपनी राजधानी को छोड़कर वहां से चले गए। इस पद में कवयित्री ने बताया है कि सेना की कमान उस समय जनरल स्मिथ के हाथ में थी और रानी लक्ष्मीबाई का साथ उनकी 2 सहेलियां काना और मंदरा वो मैदान में साथ देने के लिए उतर आई। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी, परंतु तभी पीछे से जनरल ह्यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया। फिर भी रानी बच निकली। रानी ह्यूरोज को परास्त कर वहां से भागने में सफल हो गई, किंतु कुछ दूर आगे रास्ते में अचानक सामने एक चौड़ा नाला आ गया। उसका घोड़ा नया था, वो उसे पार नहीं कर पाया और वहीं अड़ गया। रानी को अकेला पाकर शत्रुओं ने चारों तरफ से आक्रमण कर दिया। रानी ने भीषण युद्ध किया, किंतु शत्रु के प्रहार से बच न सकी और वहीं वीरगति को प्राप्त हो गई। इस पद में वीरगति को प्राप्त हो चुकी रानी की दिव्यता का वर्णन कवयित्री ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में की लिखा है। रानी परलोक सिधार चुकी है, परंतु उसका चेहरा दमक रहा है। उसकी उम्र केवल 23 साल है। इतनी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों को जीवन का सही मार्ग दिखा गई। क्रांति का बीज सही मायनों में उन्होंने देशवासियों के मन में बोया था। और सुभद्रा चौहान लिखती हैं कि हे रानी, भारतवासी इस बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। इतिहास भले चुप रह जाए, सच को चाहे सूली पर लटका दिया जाए, अंग्रेज तोप के गोलों से झांसी को भले ही मिटा दें, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई देशवासियों के मन में हमेशा बसी रहेंगी। उनका बलिदान इतिहास में अमर रहेगा और उनकी वीरता और साहस का आने वाली पीढ़ियां उदाहरण प्रस्तुत करेंगी। इत्वृत्तात्मक शैली में लिखी गई ये कविता, इसमें रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और युद्ध का इतिहास बड़े ही प्रभावकारी ढंग से किया गया है। कविता का ओजस्वी राग वीर रस से परिपूर्ण है। वीर रस की भावना से सृष्टि करने में पूरी तरह से सफल है। अलंकारों का वर्णन, वैचित्र का प्रयोग नहीं किया गया है। कविता फिर भी सरस और स्मरणीय है। मिला तेज से तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। कविता के हर अंतरा के अंत में कवयित्री ने खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी रानी वाली, इसका पुनरावर्तन किया है, जो मन में जोश
और वीर भावना भरती है। ये वीर रस की कविता उस दौर में लिखी गई जब हिंदी भाषा साहित्य में छायावाद मुखर था। कविता बुंदेली लोकगीत को आधार बनाकर लिखी गई। इस कविता में राष्ट्रीय चेतना और स्वाधीनता के लिए उत्साह जगाना इस कविता का लक्ष्य रहा है। 1857 के वीर सेनानी के इतिहास पर लिखी गई ये सबसे प्रसिद्ध कविता है। आगे के बंद में हम चर्चा करेंगे। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुगठ बुंदेलों की बिरदावली वो आई थी झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव को मिली भवानी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। अब इस कविता में बताया गया है कि इनका विवाह राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। लेखिका ने इसे बड़े सुंदर ढंग से वीरता के वैभव की सगाई कहा। लक्ष्मीबाई और गंगाधर की जोड़ी की तुलना यहाँ पर शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की जोड़ी से करके यह बताने का प्रयास किया गया है कि दोनों की जोड़ी बहुत उत्तम है। विवाह के उपरांत झांसी के राजमहल में आई खुशियों को इस बंद में बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उनियारी छाई, किंतु कालमवती चुपके चुपके काली घटा घेर आई, तीर चलाने वाले कर में उस चुड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया न आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस पद में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के जीवन के दुर्भाग्य का वर्णन किया है कि वो बहू बनकर आई ही थी और राजमहल में चारों तरफ खुशियों की छटा बहार ही आई, लेकिन ये खुशी क्षणिक थी, लंबे समय तक नहीं टिकी और पति की मृत्यु हो गई। और पति की मृत्यु हो जाने के बाद वो अकेली रह गई और राज्य का दायित्व उनके कंधों पर आ गया। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प कर उसने ये अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में झांसी के राजा की आकस्मिक मृत्यु और डलहौजी को जब ये जानकारी हुई कि रानी निसंतान है, तो उसने उनके राज्य को हड़पने की साजिश की और सेना को भेजकर उसने झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया और लावारिस समझकर उसका शासक स्वयं को घोषित कर दिया। इस पद में अंग्रेजों की मतलब परस्ती को याद करते हुए बताया गया है कि कोई समय था ये अंग्रेज लोग प्रारंभ में व्यापारी बनकर आए और इसके बाद बड़े बड़े राजा महाराजाओं रानियों की दया और सहायता से पहले भीख मांगते थे, लेकिन अब तो डलहौजी ने पूरे भारत में अपना राज्य जमाना शुरू कर दिया और जैसे जैसे विषम परिस्थितियां बनी, लेकिन झांसी की रानी वीरांगना थी, उन्होंने ऐसी स्थिति में अपने राज्य की सत्ता को स्वयं संभाला। अन्वय विनय नहीं सुनती थी विकट शासकों की भाषा, व्यापारी बनकर दया चाहता था वो भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नाबावाओं को उसने पैरों ठुकराया, रानी दासी बनी
बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। अंग्रेजों द्वारा धीरे धीरे एक एक राज्य का कोई हड़पते चले गए और राज्यों का नाम गिनाते हुए बताया गया है कि किस तरह बातों बातों में उन्होंने उन राज्यों पर कब्जा कर लिया। वो राज्य कौन से थे? दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल, मद्रास। धीरे धीरे कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां पर इन्होंने बेईमानी से उन राज्यों को अपने अधिकार में नहीं ले लिया। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर में भी घात, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। तो इस तरह इस निर्लज्ज अंग्रेजों ने की क्रूरता का वर्णन है कि इन्होंने अंग्रेज राज्य धीरे धीरे राज्यों पर कब्जा करके राजाओं और नवाबों पर की हत्या कर देते थे और उनकी रानियां बेजार रोती रहती थी। लेकिन इन निर्दयियों पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे उनके गहनों को बाजारों में बेच देते और उनके साथ वो दुर्व्यवहार करते। लखनऊ की बेगम हो, कलकत्ता नागपुर की रानियां हों, उनके साथ उनका व्यवहार अत्यंत क्रूर और निर्लज था। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम में थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लखनऊ के वो नौलखा हार। अब प्रस्तुत पद में कवयित्री ने बताया है कि गरीब और अमीर सब अंग्रेजों के अत्याचार और अपमान से पीड़ित थे, लेकिन वीरों के मन में देश के लिए स्वाभिमान भरा हुआ था। युद्ध की तैयारी कर रहे नाना के साथ मिलकर बहन लक्ष्मीबाई रणचंडी की तरह युद्ध के मैदान में उतर आई और देश में आजादी की बुझी हुई ज्वाला फिर से जल चुकी थी। सबके मन में विद्रोह की चिंगारी फूट पड़ी थी। कुटियों में भी विषय वेदना, महलों में भी आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुनु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। प्रस्तुत पद्योत्तरण में कवयित्री ने बताया है कि विद्रोह की चिंगारी सभी राज्यों में धीरे धीरे सुलगने लगी, चाहे वो झांसी हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, मेरठ हो, कानपुर हो, पटना हो, और सब राजाओं ने उनका साथ दिया। जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, या स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम में आई थी। झांसी चैती, दिल्ली चैती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर घटना में भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में कुछ हलचल उकसाई थी, बुंदेले हर बोलों। इस पद में स्वतंत्रता संग्राम में नाना धोड़ूपंथ, तातिया, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक जो वीर अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उनके इतिहास को बताया गया है और वो इतिहास में अमर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों ने इनकी कुर्बानियों को अपराध बताया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुदूपंथ, तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम। इस पद में लेखिका कहती है कि अब यह कहानी यहीं छोड़कर हम उस युद्ध के मैदान का वर्णन करते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के बीच में एक बहादुर मर्द की तरह अंग्रेजों की सेना का मुकाबला करती रही और जमकर लोहा लिया और युद्ध के मैदान में रण कौशल को स्वयं संभाला।
इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार बीच खींच ली द्वंद्व अरमानों में। इस पद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का अद्भुत वर्णन है। कवयित्री ने बताया है कि 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले आई। अंग्रेज यहाँ रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली, अर्थात वो मर गया। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर अपना अधिकार जमाया, जहाँ के राजा सिंधिया थे। उन्होंने अंग्रेजों के डर से उनसे मित्रता कर ली और राजधानी को छोड़कर वहां से चले गए। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पद में बताया है कि इसके बाद सेना की कमान जनरल स्मिथ ने संभाल ली। उधर रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियां कान्हा और मंदरा उसके साथ मैदान में आ गईं। इन तीनों ने अदम्य वीरता का परिचय दिया और अंग्रेजों की लाशें बिछा दिया, परंतु तभी पीछे से जनरल ह्यूरोज आ गया और उसने रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया। लेकिन अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए रानी लक्ष्मीबाई वहां से निकल गई और ह्यूरोज उन्हें पकड़ नहीं पाया। तो भी रानी मार काट कर चलती सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, था वो संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी बुंदेले हर। रानी युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन अचानक उनके सामने एक नाला आ गया। घोड़ा नया था, घोड़ा रुक गया और घोड़ा नाला पार नहीं कर पाया। उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि घोड़े की मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी रानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए एक सिंहनी की भांति उनसे लड़ती रही और लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी गई सिधार चिताब, उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उसकुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। उसको जीवित करते आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। इस पद में वीर गति को प्राप्त हो चुकी रानी की दिव्यता का वर्णन किया गया है। कवित्री ने बड़े मार्मिक शब्दों में लिखा है कि रानी परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उसके चेहरे पर जो एक तेज था, उसका आभा मंडल चमक रहा था। केवल वो 23 वर्ष की थी। इतनी छोटी उम्र में वो एक अवतारी नारी की तरह देशवासियों को जीवन का सही मार्ग दिखा गई। क्रांति का बीज सही मायनों में रानी लक्ष्मीबाई ने देशवासियों के मन में बो दिया। जाओ रानी याद करेंगे एक कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। हो में चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों को चाहे फांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू ही अमिट निशानी, बुंदेले हर गोलों की मुंह। हमने सुनी। इस अंतिम बंद में सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं, हे रानी, भारतवासी तुम्हारे इस अमिट बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। इतिहास भले चुप रह जाए, सच को चाहे सूली पर लटका दिया जाए, अंग्रेज के तोप से झांसी को मिटा दिया जाए, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई देशवासियों के मन में
जो उनका स्थान बन गया, उसे कोई नहीं हटा सकता। कोई उनका स्मारक बनाए या ना बनाए, कोई उनकी वीरता और साहस का उदाहरण उन्हें पीढ़ियां याद रखेंगी, क्योंकि उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनका पराक्रम अत्यंत साहसपूर्ण लोगों के लिए प्रेरणादायी रहेगा। इतिहास के पन्नों में जब भी वीरता का उदाहरण दिया जाएगा तो झांसी की रानी का नाम लोग बड़े उससे लेंगे। यह वीर रस की कविता उस दौर में लिखी गई जब छायावादी काव्य अपने मुखर रूप में था, और इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बुंदेली लोकगीत को आधार बनाकर लिखा था। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किसी वीर सेनानी के बलिदान इतिहास पर लिखी गई ये सबसे अधिक प्रसिद्ध कविता है और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कविता है। अब हम दूसरी इकाई 19 के अंतर्गत 3 कविताएं हैं। विप्लव गायन, हिंदुस्तान हमारा है, वो मजदूर, किसान उठो। बालकन शर्मा नवीन इन कविताओं के रचयिता हैं। उनके बारे में सामान्य जानकारी। बालकन शर्मा नवीन जी का जन्म 8 सितंबर 1897 को मध्य प्रदेश जिले के साजपुर के समीप हुआ था। इनके पिता जमुना दास शर्मा थे। इनकी पढ़ाई 11 वर्ष की अवस्था में शुरू हुई और मिडिल की पढ़ाई अपने गया जनपद में पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उज्जैन के माधव कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया। विद्यार्थी जीवन में ही इनमें कवित्व का अभाव था और काव्य रचना ये करने लगे। और इतना ही नहीं, उस समय आज़ादी की लड़ाई चल ही रही थी, तो इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में उन अनेक आंदोलनों में इन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1920 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में ये कॉलेज छोड़कर के ये राजनीति में आ गए और 20 अप्रैल 1960 ईस्वी को आजीवन ये राजनीतिक आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, किसान आंदोलन, इन आंदोलनों में इन्होंने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अनेक बार ये जेल गए। जिंदगी के 9 वर्ष इन्होंने जेल में व्यतीत किए। कवि होने के अलावा ये अच्छे गद्यकार और कुशल संपादक भी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के बाद इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन का भी दायित्व संभाला। प्रताप और प्रभा के लिए इन्होंने शिमला समझौते में निराशा का अवतरण, मुसलमान भाइयों की खिदमत में तुम्हारे उपवास की चिंता, एक ही थैली के चट्टे बट्टे आदि शीर्षकों से कई आलेख और निबंध लिखे। इसके माध्यम से इन्होंने उस व्यंग को प्रस्तुत किया। उनके लेख हमेशा चर्चा में होते रहे। नवीन जी की कविता करने की प्रेरणा माखनलाल चतुर्वेदी जी और मधुसूदन गुप्त के संपर्क में जब आए तो इनके अंदर लेखन का यह भाव खूब विकसित हुआ। पहली कविता इन्होंने जीव ईश्वर वार्तालाप, ये इनकी पहली कविता थी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी कविता को अपनी सरस्वती पत्रिका में छापा। यही से इनकी एक कवि के रूप में इनकी पहचान बनी।
नवीन जी राष्ट्रवादी कवि हैं। उनका जीवन मातृभूमि को समर्पित है। राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र प्रेम उनकी कविताओं का मुख्य स्वर है। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं जेल यात्राओं के दौरान रची थी। इनकी कृतियां कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वापी, उर्मिला, विनोबास्तवन, हम बिस्पाई जन्म के, इन्हें अनेक पुरस्कार भी मिले। संसद सदस्य भी ये रहे 1952 से 60 तक। राजभाषा आयोग के सदस्य रहे। इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी अलंकृत किया गया। इनकी पहली कविता विप्लव गायन। विप्लव गायन शीर्षक ये कविता उनकी प्रसिद्ध कविताओं में एक है। नंद किशोर नवल द्वारा संपादित सुनता पुकारती संग्राम में संकलित है। वैसे तो कविता कवि यानी स्वयं को संबोधित करके लिखी है, लेकिन ये शिल्प है। वस्तुतः कविता पूरे समाज को संबोधित है। उथल पुथल मचा देने वाली कविता सुनाने के बहाने कवि जनता को संबोधित करते हुए कहता है कि समाज में अब एक ऐसी क्रांति की जरूरत है कि पूरी शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाए, संसार में एक महाप्रलय आ जाए और समाज सुधर जाए, क्योंकि पूरी तरह से नष्ट करके अब समाज को नए सिरे से बनाने की जरूरत है। ये कविता संबोधन शैली में लिखी गई है। कविता किसी अनाम कवि को संबोधित करते हुए कवि कहता है, जो कि वस्तुतः तो स्वयं है। कवि अपने आप से कहता है कि कवि तुम एक कविता लिखो और उसे ऐसी तान में सुनाओ कि उसको सुनकर चारों तरफ क्रांति की आंधी आ जाए, सब कुछ उलट पलट जाए। क्रांति की हिलोरें कभी इधर से कभी उधर से आने लगी। लोग प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे जाएं। प्राण बचाना मुश्किल हो जाए। धरती से आकाश तक हाहाकार मच जाए। दृश्य इतना भयंकर हो कि किसी को कुछ भी दिखाई न पड़े। सब तरफ अंधेरा छा जाए। आसमान से इतनी आग बरसे कि बादल भी भस्म हो जाए। पहाड़ तक जलकर राख हो जाएं। यह पुण्य अच्छा बुरा कुछ भी समझ में ना आए। सारे भाव विचार धूल बनकर आसमान में इधर उधर उड़ने लगे। आसमान फटकर गिर जाए, तारे टुकड़े होकर छितरा जाएं। कभी कुछ ऐसी तान छेड़ो कि जो जहां है वहां नष्ट हो जाए। इन विवरणों से स्पष्ट है कवि समाज में क्रांतिकारी उथल पुथल देना चाहता है। इस बंद में पहले बंद की बात कही गई है, मगर दूसरे ढंग से। कवि कहता है, तुम ऐसी तान छेड़ो कि सुनकर चारों ओर सब कुछ उलट पुलट हो जाए, यहाँ तक कि माता का अमृतमय दूध जहर हो जाए, आंखों का पानी सूख कर खून के घूंट में बदल जाए। कविता की तान ऐसी विकराल होनी चाहिए कि कायरता कांप उठे। फिर सब प्रकार की रूढ़ियां समाप्त हो जाएं। अंधविश्वास और मूर्खता विचारों की अटल और स्थिर विशाल शिलाएं हिल उठें। गर्जना इतनी भयंकर हो कि लोगों को भय के मारे कपकपी होने लगी। अंतरिक्ष में सर्वनाश करने वाली तर्जन की ध्वनि मड़राने लगे। इस बंद में रूढ़ियों, अंधविश्वासों के नष्ट होने की कल्पना की गई। संभवतः कवि कहना चाहता है कि विप्लव के बाद जो नया समाज बनेगा उसमें रूढ़ियां नहीं होंगी, कायरता खत्म हो जाएगी, अंधविश्वास समाप्त हो जाएंगे और एक नए संसार का जन्म होगा। इस बंद में कवि ज्ञान और नियम के नाम पर थोपी गई विधि निषेधों की धज्जियां उड़ा देने की बात कहता है। वो चाहता है कि छोटे बड़े सभी प्रकार के सामाजिक बंधन एक एक करके खंड खंड हो जाएं, संसार का
भरण पोषण करने वाले ईश्वर की वीणा के तार मौन हो जाएं, अर्थात सृष्टि के सभी काम बाधित हो जाएं और महाशिव का शांति दंड टूटकर बिखर जाए, उनका सिंहासन कांप उठे और उनकी श्वासों और उच्छ्वासों के जलन से सारा प्रांगण विध्वंस हो जाए। चारों ओर एक प्रकार से प्रलयंकर, जिससे भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल जाए और भयावह दृश्य उपस्थित हो जाए। इस बंद में, इस विनाशकारी दृश्यों के माध्यम से कवि ने क्रांति का आह्वान किया है। चौथे बंद में ऊपर के तीनों बंदों से अलग है। इसमें कवि लोगों को सावधान करते हुए कहता है कि मेरी काव्य वीणा में जो चिंगारियां निकल रही हैं, अर्थात अब इसमें से मधुर संगीत नहीं फूटता है, मिजराबें टूट गई हैं, तारों को टंकार देने वाली उंगलियां टेढ़ी पड़ गई हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया है, हृदय तल में भयानक विक्षोभ पैदा हो गया है, अवरुद्ध कंठ से महानाश का स्वर फूटने वाला है, विनाश का गीत कंठ से रुका हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है अगले ही क्षण सब कुछ भस्म हो जाएगा। हृदय में युद्ध चल रहा है, गीतों में इतनी ज्वाला भर उठी है कि उनके इसके स्वर से आसपास का पूरा वातावरण ही झुलस गया है। क्रोध की रुकी हुई क्रुद्ध तान भीतर से फूट कर निकल रही है। इस बंद में प्रतीकों के माध्यम से कवि ने समाज में व्याप्त गुस्से और असंतोष के ज्वालामुखी बनकर फूटने की बात कही है। उसे लगता है कि क्रांति का समय अब आ गया है, अब किसी के रोकने से रोकने वाला नहीं है। इस काव्यांश में कवि ने स्पष्ट करता है कि कण कण में वही कठोर स्वर व्यक्त होगा, रोम रोम में उसी ज्वलंत गीत की ध्वनि गूंजेगी। विषैले नाग के फण में जिस प्रकार विनाशक चिंगारियां फूटती हैं, उसी महानाश धरती पर अब जाग उठेगा। जैसे शेषनाग अपनी मन की चिंता करता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य नव निर्माण के चिंतन में अग्रसर होगा। कवि विश्वास पूर्वक कहता है, मैं उस महानाश के पोषक तत्व को स्वयं देख आया हूँ, जो आँख के इशारे से भी व्याप्त हो उठेगा। वास्तव में कवि जड़ता के विरुद्ध देशवासियों में गतिशीलता और उत्साह का संचार करता है, क्योंकि विनाश में ही निर्माण और सृजन के बीच छिपे होते हैं। इसलिए कवि पुरानी जीर्ण शीर्ण मान्यताएं, रूढ़ियां, उनका विरोध करता है और कवि कहता है कि इनको तिलांजलि देने की जरूरत है। कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यदि समय के साथ हम स्वयं को परिवर्तित नहीं करेंगे तो हम व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जीर्ण शीर्ण परंपराएं, जीर्ण शीर्ण व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकी और उसके स्थान पर नई व्यवस्थाएं आए, जिससे देश और समाज का हित हो। अब आगे के इस में कवि कहना चाहता है कि कण कण में कठोर स्वर व्यक्त होगा, रोम रोम में उसी ज्वलंत गीत की ध्वनि गूंजेगी। विषैले नाग के फण में जिस प्रकार विनाशक चिंगारियां फूटती हैं, उसी प्रकार का महानाश धरती पर जाग उठेगा। जैसे शेषनाग अपनी मणि की चिंता करता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य नव निर्माण में चिंतन के लिए अग्रसर हो। कवि ने महाविनाश के लिए खुद को तैयार कर लिया और कहता है, मैं अपने हृदय के कोमल भावों को मेहंदी की तरह मसल कर अपने दोनों हाथ रंगा कर आया हूँ। मेरी उंगलियों के संकेत मात्र में से कैसे तांडव मचता है, उसे देखो। कवि कहता है कि हे विश्वमूर्ति, तुम सामने से हट जाओ,
मेरा प्रहार तुम सहन नहीं कर सकते हो, मेरा प्रहार तुम्हारे हृदय के टुकड़े-टुकड़े कर देगा और तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा। शिवमूर्ति के से आशय ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया से है। कवि कहता है कि मुझे जीवन के सभी राज समझ में आ गए हैं, ये जो भोग विलास है, ये विनाश का कारण बनेगा। इसलिए जीवन का गीत गाना छोड़कर अब मृत्यु के गीत गाने की जरूरत है। इस बंद में अन्याय अत्याचार के विरुद्ध विद्रोही मनोभावों को व्यक्त किया है। कवि कहना चाहता है कि आतंक, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक समस्या का हल नहीं होगा। केवल पीड़ा पीड़ा कहने से पीड़ा का शमन नहीं होगा। इसके लिए क्रांति की ज्वाला जलानी पड़ेगी और समस्त जन समुदाय को संवेद रूप से उस व्यवस्था जो शोषण कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, जो आतंक कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हमें आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्रांति धारित्र्य जाग उठ, आडंबर में आग लगा दे, पतन ताप पाखंड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। ऐसी बात यहाँ पे कवि कहना चाहता है। कवि कह रहा है कि पैरों में पड़ी जंजीरें मुझसे पूछ रही, क्या तुम इसे अपने हाथों से स्वयं तोड़ोगे? अब यहाँ पर विद्रोह की भावना से लोग रही और अंदर जो ज्वाला है, क्रांति की ज्वाला है, क्रांति की ज्वालामुखी है, अब वो फूटना चाह रहा है। मैं चाहता हूं कि एक बार विस्फोट इतना भयंकर हो कि अंग्रेजों का दिल कांप जाए और उनके पैर लड़खड़ाने लगें, सिर चक्कर खाकर घूम जाए, शासन सत्ता के सभी लोग छिन्न भिन्न हो जाएं, विनाश स्वयं अपने कड़क आवाज में एक बार कह उठे कि मेरे दिल में अवरुद्ध क्रोध की तान विप्लव का गीत बनकर बजनी गई। अब काव्य सौष्ठव की हम बात करें, कविता में शब्द जैसे उथल पुथल, कणकण आदि का प्रयोग किया गया है, जिससे कविता में प्रवाह हुआ। कविता काव्यमयी है। कविता राष्ट्र के युवाओं के लिए आवाहन है। इस कविता में युवाओं को प्रेरित किया गया है कि सबसे पहले जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, हमें राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व तो सबसे प्रबल है। विराम चिन्हों के प्रयोग से अर्थ पैदा करने की कोशिश की गई है और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रचलित मुहावरों का बहुत सुंदर प्रयोग है, जैसे आंखों का पानी सूख जाना, प्राणों के लाले पड़ जाना, छाती पटना जैसे मुहावरों का कविता का अर्थ कविता के सौंदर्य में वृद्धि करता है। रौद्र और भयानक रस की सृष्टि के लिए प्रकृति के विभिन्न उपादानों से बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है, जिससे कविता के भावों को समझने में सुविधा हुई है। भाषा में संस्कृतनिष्ठ, सरल दोनों का मणिकांचन प्रयोग किया गया है। इस कविता में वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस का एक साथ प्रयोग हुआ। कविता में जगह प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। नवका वक्षस्थल मानवीकरण अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। प्रलयंकारी दृश्य का सुंदर वर्णन है। इसका मूल स्वर क्रांतिकारी है। प्रकृति में प्रलयंकारी परिवर्तन की कल्पना के बहाने कवि देश की दुरावस्था के विरुद्ध अपने लोभ को व्यक्त करता है, क्षोभ को व्यक्त करता है और कहना चाहता है कि मौजूदा व्यवस्था का समूल नाश करके नई व्यवस्था का निर्माण आवश्यक है। जैसे समय के साथ परिवर्तन होता है, वैसे ही पुरानी सड़ी गली परंपराएं और व्यवस्थाओं को की जगह नई व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। तभी समाज का निर्माण होगा, तभी समाज का उत्थान होगा। इनकी दूसरी कविता है हिंदुस्तान हमारा है। प्रस्तुत हिंदुस्तान हमारा शीर्षक कविता ये भी राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कविता है। इस कविता में
कवि ने भारतीय इतिहास को अत्यंत प्राचीन बताने का प्रयास किया गया है कि यह देश उतना ही प्राचीन है जितना सूरज, चांद और समुद्र है। कवि कहना चाहता है, भारत देश की सेवा के लिए प्रकृति ने सूरज, चांद, हवा, पानी, समुद्र आदि प्राकृतिक निधियों को निर्मित किया है और यह कहकर समूची सृष्टि में अपने देश को सबसे प्राचीन और महान बताया। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नवसृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा। इस कविता में करोड़ों देशवासियों आज के खुले कंठ में एक स्वर में गा रहे हैं कि यह देश हमारा है। हम सब किसी विदेशी शासन के अधिकार में नहीं हैं। सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से हमारे देश का अस्तित्व है और इस देश जब से इस प्रकृति में की जो भी चीजें हैं, सूरज है, चांद है, समुद्र है, नदी है, पर्वत हैं, वन हैं इत्यादि, ये विद्यमान हैं, तब से हमारा देश विद्यमान है। यानी हमारा देश प्राचीन काल से है और सभी देशों का सिरमौर है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घिर आना, सबसे पहले हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जलधि तब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण में ये जन्म स्थान हमारा है। दूसरे बंद में देश की पराधीनता का वर्णन, प्राचीनता का वर्णन है कि इस बंद में कवि बताता है कि हमारा देश तब से है जब सृष्टि बनने की आरंभिक अवस्था में थी। हवाएं अभी डोलना सीख रही थी, बादल अभी घिरना सीख रहे थे, समुद्र हिलोरे लेना सीख रहे थे, अर्थात सृष्टि सैसौ काल में थी। जिस क्षण में जड़ रजकण मतिमय होकर जंगम कहलाए, तब भी हंसी प्रथम उषा वो अपनी कमल दल मुस्काए, जब मिट्टी में चेतना चमकी प्राणों के झोंके आए, तब से ये देश हमारा, ये मन प्राण हमारा, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। ये तीसरा बंद है। इस तीसरे बंद में कवि कहता है कि हमारे देश का अस्तित्व तब से है जब पृथ्वी पर जीवों, वनस्पतियों का विकास धीरे धीरे आरंभ हुआ। सूरज की रोशनी पहली बार जब पृथ्वी पर पड़ी, कमल जब पहली बार खिला, मिट्टी में वनस्पतियां जब उगना शुरू की, हवा के झोंकों से वातावरण में जब प्राण का संचार हुआ, जब सृष्टि में पहली बार सब चीजें शुरू हुई, तब से हमारे देश का अस्तित्व है। इसलिए हमारा देश विश्व में सबसे श्रेष्ठतम देश है। इस कविता का स्वर माधुर्य बहुत आकर्षक है। कविता में गीयता है और इसे कंठस्थ करना अत्यंत आसान है। विशेष देश को सूरज और चांद जितना प्राचीन सिद्ध करके कवि अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को श्रेष्ठ और प्राचीन कराने का बोध कराता है। इससे हमारे मन में अपने देश के प्रति गर्व का भाव महसूस होता है। कवि ने ये बताया है कि अपना देश महान है और इस देश की महानता का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, अवर्णनीय है, वर्णनातीत है। अगली कविता है ओ मजदूर किसान उठो। नवीन जी की इस कविता में किसानों और मजदूरों को संबोधित करते हुए लिखी गई है। अंग्रेजों का शासन था, देश को आज़ाद करने के लिए आंदोलन चल रहे थे, जनता में जागृत पैदा करने के लिए राष्ट्रीय भावना, अपनी सभ्यता, संस्कृति के गौरवबोध से ओतप्रोत कविताएं लिखी जा रही थी और कवि देश के मजदूर किसानों में आज़ादी की भावना और जोश भरने के लिए कहता है कि देश में गुलामी का बोझ जल्द खत्म होगा,
नए समाज का निर्माण होगा। तुम्हें इसके स्वागत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कभी मजदूरों, किसानों को कभी भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है, तो कभी उनकी कर्मठता का। कविता के हर बंद में मजदूर, किसानों, आज़ादी के आंदोलन में उतर जाने के लिए उनको प्रेरित किया गया है कि हम सबकी जिम्मेदारी है। राष्ट्र जब भी आह्वान दे तो हम सब एक स्वर में राष्ट्र के लिए खड़े हों। उठो उठो वो नंगो भूखो, ओ मजदूर किसान उठो, इस गतिमय मानव समूह के ओ प्रचंड अभिमान उठो। जब मुक्ति के अरमानों में मिलकर यूं ललकारा है, ओ सब सोने वालों जागो, गूंज रहा नक्कारा है। कैसे रात कहाँ के सपने, ये नौ प्रभात प्यारा है। कैसे हंसते प्रभात का तुम करते सम्मान, उठो 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 नंगो भूखो, ओ मजदूर किसान उठो। देश के गरीब मजदूरों को ललकारते हुए कवि कहता है, हे नंगे भूखे लोगों, मानो ये मानव समूह तुम्हारे श्रम के आगे बढ़ा है। ये मानव जाति तुम्हारे बल पर अभिमान करता है। तुम उठो और देखो, आजादी के लिए तुम सब एक स्वर में आगे बढ़ो। गुलामी की रात्रि का अंधेरा छटने वाला है, आजादी की सुबह आने वाली है। ले प्राणों के फूल करो में, हिया में अमित उमंग भरे, कंधों पर ले विजय पताका, नैनों में रंग रणरंग में भरे। नवल प्रभात के स्वागत को तुम चलो वीर निसंग करे। क्या अब क्या डर, क्या झिझक क्या, ओ मानो संतान उठो 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 नंगो भूखो, ओ मजदूर किसानों। ये मजदूर किसानों, जैसे वीर भूमि में जाने के लिए पूरे तन मन से तैयार होता है, उसी तरह तुम भी जान हथेली पर रखकर पूरे उत्साह और उमंग के साथ कंधों पर विजय पताका उठाकर तैयार हो जाओ। आजादी का नया प्रभात आने वाला है और निडर भावना से उसके स्वागत के लिए तुम सब तैयार हो जाओ। सदियों के आदर्श तुम्हारे मूर्त रूप पर आए हैं, नौ समाज के नवल सृजन का नया संदेश लाए हैं। दिस दिस में समता स्थापन ये अभिनव स्वर छाए हैं। महाक्रांति के नौ विधान हित तुम करने बलिदान उठो 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 भूखो नंगो, ओ मजदूर किसान उठो। इस बंद में कवि किसानों, मजदूरों और भारतीय आदर्शों की याद दिलाते हुए कहता है कि सदियों पुराने आदर्श और सिद्धांत तुम्हारे लिए नया संदेश लेकर आए हैं। ये नया संदेश लेकर नए भारत का निर्माण करो। चारों दिशाओं में बस एक ही स्वर गूंज रहा है कि हमें समानता पर आधारित समाज का निर्माण करना है। अंत में कवि किसानों और मजदूरों से कहता है कि महाक्रांति और संविधान की रचना के लिए तुम्हारे बलिदान की आवश्यकता है, अतः उठो। अब ना आ सके रात भयंकर, ऐसा कुछ गति चक्र चले, फिर न अंधेरा छाए जग में, चले न कोई वक्र चले। चमके स्वतंत्रता का सूरत, परवस्ता का अभ्रट दले, शोषण की इतिहास शासन की इति हो। तुम ऐसा प्रण ठान उठो 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 भूखो नंगो, ओ मजदूर किसान उठो। नवजागरण के नए उमंग से भरा कवि मजदूरों, किसानों को संबोधित करते हुए इस बंद में कहता है, कुछ ऐसा करो कि आज़ादी जो हमें मिलने वाली है वो सदैव बनी रहे। देश में कहीं फिर से गुलामी का अंधेरा न छा जाए। कुछ ऐसा करो कि स्वतंत्रता का सूरज चमकता रहे, गुलामी के बादल छट जाएं, शोषण पर आधारित शासन सदा के लिए समाप्त हो जाए। सभी ओर तो भुजबल अंकित, पृथ्वी देखो हल देखो, निश्चित विश्व के यत्र तत्र में तुम अपना कौशल देखो। भूमंडल के सृजन में तुम अपनी चहल पहल देखो। ज्योति जगाते भांति भगाते, वो फिर शक्ति निधान उठो। इस पद में कवि मजदूरों, किसानों के परिश्रम की प्रशंसा करता है और कहता है कि तुम परिश्रमी बनो। तरह तरह के यंत्र, खेती की फसलें, देश दुनिया के चहल पहल तुम्हारे ही श्रम कौशल का परिणाम है। तुम्हारे श्रम से दुनिया में प्रगति का
प्रकाश फैलेगा। तुम सबको जीने लायक निर्भीक तुमने जीवन दिया है, अतः हे शक्ति निधान, तुम उठो, देश की आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो जाओ। तुमने पीकर गरल जगत को मधुरामृत का दान दिया, शीतल हुआ जगत अब तुमने प्रबल अग्नि का पान किया। मरण वरण कर तुमने सबको नवजीवन नव प्राण दिया, बहुत पिया विष अमृत। इस प्रस्तुत पद्योत्तरण में कवि कहता है कि किसान और मजदूर जो श्रम के प्रतीक हैं, अपने श्रम से समाज को में अपना सराहनीय योगदान देते हैं। वो एक प्रकार से समाज की पीड़ा, गरल रूपी पीड़ा को पीते हैं और समाज को अपने श्रम के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, अपने सृजन के द्वारा, अपने उत्पादन के द्वारा समाज का पोषण करते हैं और समाज के नवनिर्माण में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने उन्हें अन्नदाता कहता है, तो इसीलिए कहता है क्योंकि वो अपना पूरा जीवन इसी में समर्पित कर देते हैं।